नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के पाठक एंड आई वेलकम यू ऑल। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब आप जरूर करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और बेहतर काम करने के लिए। आज बात करेंगे कि क्या वजह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी 50% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया हुआ है। खाली रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने की ही एक वजह है या फिर इसके पीछे कई सारी वजह हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को घबराहट दे रही हैं और उनको लग रहा है कि अमेरिका का फ्यूचर ही ना कहीं स्टेक पर लग जाए। तो आइए इसके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी। तो जैसे एक गली का गुंडा होता है जो ये चाहता है मैं हर एक को डोमिनेट करूं, उसकी लैंग्वेज भी सब स्टैंडर्ड होती है, ठीक वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इज बुली बाई नेचर। ये सारी चीज़ें इनके ऊपर एप्लीकेबल हैं। इनकी ईगो बहुत बड़ी है, प्लस इनकी एम्बिशंस बहुत ज़्यादा है और इमीडिएट एम्बिशन तो ये है कि कुछ भी करके इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना ही चाहिए, जिसकी नॉमिनेशन लिस्ट में भी इनका नाम नहीं है। मज़े की बात यह है दोस्तों, इन सब की शुरुआत होती है मई के महीने में, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये टसल हुई थी। तो जब ये सीज़ फायर हुआ तो सबसे पहले ट्विटर पे इन्होंने ट्वीट किया कि मैंने सीज़ फायर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बात करके रुकवाया है। तो इंडिया की सरकार ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि हमारी किसी भी देश के किसी भी नेता से कोई बात नहीं हुई है। एक्चुअल में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को रिक्वेस्ट किया, जिसके बेसिस पे हमने ये सीज़ फायर को एक्सेप्ट किया ऑपरेशन सिंदूर में। तो कहने का मतलब है कि इंडिया ने इसको कोई भी क्रेडिट नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को, जिससे इसकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई और उसने सारी चीज़ों को पर्सनली लेना शुरू कर दिया। तो जब आप पर्सनली लेना शुरू करोगे तो आप राष्ट्रपति नहीं बल्कि कि इंडिविजुअल हो जाते हो। तो आपने पूरे एक तरीके से कहना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पूरी जो एक रेपुटेशन है उसी को तार तार कर दिया। दूसरे, जब सारे वर्ल्ड के लीडर्स की मीटिंग हुई कनाडा में और मोदी जी को इनसे मिलना था उसके बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो मोदी जी से मिले बिना ही ये कनाडा से वाशिंगटन चले गए, ये कह के कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है। और इन्होंने वाशिंगटन से फ़ोन किया मोदी जी को कि आप कनाडा से अमेरिका आइए इंडिया जाने से पहले। और इन्होंने साथ ही साथ पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनको भी अपने यहाँ बुला के रखा हुआ था और ये चाह रहे थे कि मैं वहाँ बुला के मोदी जी और आसिम मुनीर की एक मीटिंग करवाऊँ और दुनिया को ये दिखाऊँ कि मैं शांति का असली दूत हूँ। लेकिन मोदी जी ने इसको साफ साफ नकार दिया और 35 मिनट की फ़ोन कॉल में मोदी जी ने इनको बहुत खरी खोटी सुनाई कि भाई ये झूठ बोलना बंद कर दो कि तुमने ये सीज फायर करवाया है, ऐसा कुछ है नहीं, ना हम किसी की मीडिएशन एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज वी आर द इंडिपेंडेंट एक सोवरेन कंट्री। इसकी ईगो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई, बिल्कुल टेम्परामेंट एकदम से लूज़ हो गया। अदरवाइज़ पहले इसने 25% का टैरिफ लगाया था, उसके बाद 25% और इसने अनाउंस किया है एक्स्ट्रा टैरिफ। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा मैं 24 घंटे में रशिया और यूक्रेन का जो संघर्ष है उसको स्टॉप करवा सकता हूँ। लेकिन पुतिन साहब बहुत जिद्दी हैं, वो माने ही नहीं, इनकी लाख कोशिशों के बाद भी। अभी भी जो अलास्का में मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। तो अब इनको लगता है चूंकि इंडिया और रशिया दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अगर हम इंडिया को प्रेशराइज करेंगे तो पुतिन भी जो है वो अंडर प्रेशर आ जाएंगे और कहीं ना कहीं ये सीज फायर हो जाएगा। लेकिन ना तो इंडिया झुक रहा है इनके आगे, ना पुतिन साहब झुक रहे हैं इनके आगे, कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ईगो इनकी हर्ट हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की जो है वो डिस्कशन के लिए मीटिंग्स हुई थी हमारे एग्जीक्यूटिव्स की, और उसके 5 राउंड हुए लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि ट्रंप एंड टीम ये चाह रही थी कि हम इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री लें, वो भी बिना टैरिफ के, जो कि मोदी जी को किसी भी हाल में एक्सेप्टेड नहीं था, जिसको वो कई बार पब्लिक डोमेन में भी बोल चुके हैं। और आप देखें दोस्तों कि अभी तक बाय नेचर अमेरिका स्वयंभू यानी सेल्फ डिक्लेयर्ड दादा है पूरी दुनिया का, ऐसा वो समझता है कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, मैं दुनिया का फर्स्ट सिटीजन हूँ, तो मेरा ये हक है कि मैं किसी को भी कुछ भी बोल दूँ। लेकिन ये सब अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि वक्त अब बदल गया। वक्त कैसे बदला कि इंडिया ने बिना किसी को डिसरेस्पेक्ट किए, बिना किसी को कभी किसी पे एग्रेसिव हुए, बिना किसी को अंडरस्टिमेट करते हुए पूरी दुनिया में हर देश से अपने संबंध बनाए, हर देश से अपने संबंध बनाए और साइलेंटली डिसिप्लिनली जो है वो अपने ऊपर काम किया और ब्रिक बाय ब्रिक अपना पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। और प्रधानमंत्री की जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जो 2 स्कीम्स हैं, जो इनिशिएटिव हैं, उन्होंने बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट दिए हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं। और नंबर 2 है दोस्तों टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में इंडियन माइंड का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें इंडियंस ना भरे हों। अगर मैं स्पेशली यूएसए की बात कर लूँ तो जितनी भी जो ग्लोबल लेवल की कंपनीज़ हैं, आज आप देखिए कि सभी के सीईओ इंडियंस हैं और वो इतना डोमिनेट करते हैं कि उनका पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उससे भी घबराहट होती है ट्रंप एंड टीम को। दूसरे टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, चाहे वो इंडिया का स्पेस मिशन हो या आईटी कंपनी हो, या जो है वो इंडिया ने अपना एआई सिस्टम पूरा बना लिया, अपना 5G नेटवर्क खुद का बनाया है, डिजिटल जो पेमेंट है यानी कि यूपीआई सिस्टम,
वो हमने खुद बनाया है। और चंद्रयान मिशन ने जब मून पे साउथ पोल पे जब लैंडिंग करी तो वो बिल्कुल एक तरीके से फर्स्ट टाइम हुआ था, चूँकि सभी लोग जानते हैं। और उसका खर्चा कितना आया था नासा के किसी भी प्रोजेक्ट से 1/10। इसका असर ये हुआ कि दुनिया भर की जो स्पेस एजेंसीज़ हैं वो अपने काम को अब आउटसोर्स करती हैं इंडिया की स्पेस एजेंसी के पास। अगली अगली वजह है दोस्तों डिफेंस सेक्टर। इंडिया हमेशा से डिफेंस का इंपोर्टर रहा है, लेकिन अब हम एक्सपोर्टर बन गए। अभी तक हम 30,000 करोड़ रुपए का माल जो है वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जिसको अब 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ कर लेंगे। आज हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइल अपनी होममेड हैं जो कि किसी भी टारगेट को बड़ा प्रिसाइजली हिट कर सकती हैं। हम एक तरीके से ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं। हमारे पास दोस्तों अपनी सबमरीन्स हैं जो बहुत हाईटेक है, अपने फाइटर जेट्स हैं, और इनको सबको हमने शोकेस किया है ऑपरेशन सिंदूर में। अगली चीज़ है दोस्तों एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिया वर्ल्ड वाइड। आज इंडिया के संबंध सभी से अच्छे हैं। अमेरिका इस बात में बिलीव करता है कि डिवाइड एंड रूल, लेकिन इंडिया इस बात में बिलीव करता है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी जो है वो एक ही परिवार है, हम सब एक ही फैमिली के हैं और हम सबको को एग्जिस्ट होने का राइट है। तो जहाँ ये आता है तो वहाँ हर आदमी आपके साथ खड़ा होना चाहता है। रशिया आप देखिए, इसके अलावा जो है वो आपके अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट, यूके, यूरोप, जापान, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इटली, न्यूजीलैंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सारे ये जो वो देश हैं जो कि बहुत डेवलप्ड माने जाते हैं, ये सब इंडिया के साथ आके खड़ा होना चाहते हैं। इससे भी अमेरिका को अपनी कुर्सी हिलती हुई सी नज़र आ रही है। उसको लग रहा है कि वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो बदल सकता है और उसमें इंडिया फ्रंट से लीड कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन डायस्पोरा, जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर भी हैं इंडिया वाले लोग ज़बरदस्त काम करते हैं और बड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए में इंडियंस केवल 3% हैं, लेकिन यूएसए में टैक्स में कंट्रीब्यूशन 25% करते हैं। बड़ी बात है। तो इनका एक जो है वो डोमिनेंस है वहाँ पूरे सिस्टम में, इससे भी लोग घबराते हैं। तीसरा दोस्तों अगला है जीडीपी ग्रोथ। 7.8% के रेट पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, जो कि सारे हर्डल्स को क्रॉस करने के बाद है और बहुत ही एक तरीके से नेक्स्ट लेवल का अचीवमेंट है। आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास बन गए हैं। रोड्स देखिए, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, टॉप क्लास है, जिससे कि बहुत सारे वर्ल्ड ओवर से टूरिस्ट आते हैं और आएंगे तो वो डॉलर फेंकेंगे, यहाँ पर डॉलर आते हैं हमारे देश के अंदर। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो सॉफ्ट पावर है वो है हमारा कल्चर, और हमारे कल्चर को प्रमोट करने में बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है। आज हमारे कल्चर को देख के दुनिया इंस्पायर होती है और दुनिया उसे अडॉप्ट कर रही है, और भारत आते हैं लोग उस कल्चर को एंजॉय करने के लिए। तो जब भारत आएंगे लोग तो डेफिनेटली डॉलर आएगा हमारे पास में, हमारे यहाँ जो है वो संपन्नता बढ़ेगी। इस सब का जो है वो लोगों को लगता है कि ये भारत ऐसा क्यों कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों और भी पॉइंट होंगे जिनको मैं शायद थोड़ा मिस कर रहा हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम इंडिया को आइसोलेट कर दें पूरी दुनिया से, जो वो कर ना पाएंगे कभी भी। अब दोस्तों इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है, सबसे पहले समझें कि हमारा अमेरिका जो हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, 86 अरब डॉलर, 86 बिलियन डॉलर का हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से लगभग 48-50 बिलियन डॉलर पे ये टैरिफ का असर होगा। मेजरली टेक्सटाइल हिट करेगा, फुटवेयर इंडस्ट्री हो गई, थोड़ा सा मेटल इंडस्ट्री हो गई, और दूसरे जो है वो आपके जेम्स एंड ज्वेलरी हो गए। तो इस पर असर करेगा, इस पर मतलब जॉब जो है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं इंडिया के अंदर। हमारे एक्सपोर्टर्स का माल थोड़ा महंगा होगा, हालांकि अमेरिका के कंज्यूमर को भी थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इसके लिए। अब इसकी रेमेडी क्या है? तो सरकार ने जो स्टेप लिए, सबसे पहले जीएसटी का रिफॉर्म किया है, और ये रिफॉर्म छोटा मोटा नहीं है। हर चीज़ जो है वो इंडिया में सस्ती होने वाली है। केवल 2 ही स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। 12% और 28% खत्म, और ये 4 और 5 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, और उम्मीद है कि 22 सितंबर से ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। तो बहुत लंबा हमें इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आरबीआई अपनी नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी पेश करेगा अक्टूबर में, उसमें उम्मीद है कि कम से कम 0.25% और रेट कट करेगा, जिससे हमारे बिजनेसेस को जो वो सस्ते रेट पर लोन मिलेगा और वो अपना केपेक्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जॉब क्रिएट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो ये सेक्टर हैम्पर हो रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, ये इससे टैरिफ से, उनका अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढने के लिए 40 देशों से बात की है भारत सरकार ने, और वो बात बहुत फाइनल स्टेज में है। होपफुली हम बिल्कुल जो है वो इसको मिटिगेट कर पाएंगे इसके असर को, क्योंकि पीयूष गोयल जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने बोला भी है कि हम जितना एक्सपोर्ट पिछले साल हम लोगों ने किया था उससे ज़्यादा इस साल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अभी जापान की जो है वो उन्होंने ट्रिप की है मोदी जी ने, जहाँ पर 13 एग्रीमेंट साइन किए और 10 ट्रिलियन येन,
इन्वेस्टमेंट आएगा जापान से यहाँ पर अगले 5-7 सालों के अंदर ही, जो कि जॉब क्रिएट करेगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, आईटी कंपनी आएंगी, फार्मा कंपनी आएंगी। आप देखिए कि इंडियंस को जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी, यानी कि प्रॉस्पेरिटी आएगी हमारे यहाँ। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने यह भी किया है कि अब उन्होंने डिजिटल टैक्स इंप्लीमेंट किया है इन सारी कंपनी के ऊपर, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है या गूगल है। ये हमारे यहाँ से पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन हमें टैक्स नहीं देते। डिजिटल टैक्स भी अब इंप्लीमेंट किया है जो बहुत बड़ा बैठेगा, तो इसने भी दर्द दिया है और कहीं ना कहीं ट्रंप को झुकने के लिए मजबूर करेंगे। और आज की बहुत इंपॉर्टेंट खबर यह है कि यूएसए के हाई कोर्ट ने आज ये बोल दिया है कि ट्रंप को कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि वो ये टैरिफ वो लगा सकें। सिर्फ एक इंटरनेशनल इमरजेंसी पावर एक्ट है जो 1977 में बना था अमेरिका में, लेकिन उसमें भी ये टैरिफ नाम का शब्द ही नहीं है वहाँ पर। तो इसको इलीगल करार दिया है। और हालांकि 10 अक्टूबर का टाइम दिया गया है, 10 अक्टूबर तक का, कि डोनाल्ड ट्रंप अपील कर सकते हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये केस उनका वो हार चुके हैं लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट से भी। और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उम्मीद है वो हार जाएंगे, और अगर हार गए तो इसका मतलब है अमेरिका के राष्ट्रपति की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी छीछे लेदर हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा, आप देखिएगा, और ये हारेंगे ज़रूर। अमेरिका का जो कंज्यूमर है वो भी डोनाल्ड ट्रंप पे ये प्रेशराइज कर रहा है उनको कि भाई ये किस बात का आपने जो टैरिफ लगाया कि हमें ज़्यादा कॉस्ट भरनी पड़ रही, क्योंकि महंगाई हमारे यहाँ बढ़ रही है, जॉब कट्स हो रहे हैं ज़्यादा। तो देखते हैं कि इस सब के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना जवाब दे जाएंगे, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ बहुत ख़राब है, किसी भी समय उनका स्टेप डाउन भी हो सकता है, क्योंकि जेडी वेंस का कल स्टेटमेंट आया है कि इन केस अगर डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ ख़राब होती तो मैं तैयार हूँ ये राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के लिए। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि भगवान का शुक्र है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी जो सरकार है वो समय मोदी जी के हाथ में, वो एक बहुत ही विजनरी, बहुत ही डिटरमिन्ड और बहुत ही फ्यूचर देखने वाले लीडर हैं जो अपने देश के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हैं। विश्वास करिए अगर कोई दूसरा होता उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर तो अभी तक सरेंडर कर चुका होता। ये लोग जो बकवास जो करते हैं ना कि नरेंद्र सरेंडर और ये बिला बिला, ये सब नॉनसेंस टाइप के लोग हैं। वी मस्ट बी थैंकफुल टू आवर गॉड कि उसने नरेंद्र मोदी को हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाया है, और हम उनको पे पूरा बिलीव करते हैं कि हाँ वो देश को, देश के हित के लिए ही आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।